हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग है सारे एग्जाम का। जैसे आपको डबल एओ का एग्जाम भी पेंडिंग है, ऑडिटर का भी पेंडिंग है, फिर आपको सीडीपीओ का भी पेंडिंग है, बीपीएससी 67 का भी पेंडिंग है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लगातार कॉल करते रहते हैं कि कब रिजल्ट आएगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए रिजल्ट पे पूरी अच्छी तरीके से काम चल रही है। ठीक है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ये जो 3 एग्जाम है, इसका जो कॉपी है, इसका मूल्यांकन जो है आपको डिजिटल मोड में नहीं किया गया है। मतलब जो चेयरमैन सर बोले थे कि डिजिटल मोड में कॉपी चेक हो रहा है, तो आपको ऑडिटर डबल एओ सीडीपीओ, ठीक है, ये सब कॉपी का मूल्यांकन आपको जैसे पहले होता था परंपरागत तरीके से वही हुआ है। जबकि आपको बीपीएससी 67 का जो कॉपी मूल्यांकन हो रहा है वो ऑन स्क्रीन किया जा रहा है, जिसके पीछे चेयरमैन सर बोले हैं कि जो विषय के बीच विभिन्न भेदभाव होता था या फिर 2 शिक्षक के मूल्यांकन के पद्धति में अंतर था, तो ये सभी चीज़ों के निराकरण के लिए ऐसा किया गया है। तो इसको लेकर विशेष तौर पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है अब तैयारी शुरू कर दीजिए इंटरव्यू का, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको पैनल ज़्यादा बैठ सकता है। पैनल की संख्या जो होगी उसकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो आप लोग को हो सकता है कि गैप कम मिले। इसीलिए अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी में आप लोगों को लग जाना चाहिए। और अच्छे ढंग से अगर इंटरव्यू की आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर अंक इंटरव्यू में पाएंगे। और निश्चित रूप से जो बच्चे सिलेक्शन पा सकते हैं उनके लिए स्कोर बेहतर होना अनिवार्य है इंटरव्यू में। ठीक है, अगर वो बॉर्डर पे हैं तो आपको इंटरव्यू में अच्छे अंक लाने हैं। हमेशा आप देखिएगा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके आधार पे आप आकलन कर सकते हैं कि कभी कभी 87 जो मार्क्स आपको जनरल का मान लिया जाए रहा है, जनरल का अंतिम जो अंक रहा है उससे आपको 554 रहा या फिर आपको जितना रहा था, इसमें 87 जोड़ दीजिए, कभी 85, यही आपको दायरा रहा है रिजल्ट का। ठीक है, और इस बार जो ऑडिटर के लिए दे रहे हैं या डबल एओ के लिए दे रहे हैं तो उसमें न्यूनतम जो अंक होगा 80 भी अगर आप पा लीजिएगा जनरल कटअप से तो फिर आपको सिलेक्शन का चांस रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरव्यू को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कीजिए, नज़रअंदाज नहीं कीजिए और अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी जो आप लोग करते हैं परंपरागत तरीके से, उसमें आपको कहीं ना कहीं पेशेवर तरीकों से तैयारी करना लाभदायक हो सकता है। और इसके लिए मैंने पहले भी बात किया था कि तैयारी की एक रूपरेखा आप लोग तय कर लीजिए। अब जैसे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 चीज आपको कंटिन्यू करना है। पहला है एक न्यूज़पेपर अभी से कंटिन्यू कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। और जो बेसिक चीजें हैं जिस पर हम लोग क्लास में लिए हैं पहले, उन चीजों को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए। और उसके लिए आप लोग जैसे कहीं भी जुड़े हों, या तो हमारे पास जुड़िए या किसी अनुभवी टीम के साथ, अन्य टीम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन हम लोगों के यहाँ से आप देख रहे हैं पिछले बीपीएससी के 3 बार के इंटरव्यू टॉपर रहे हैं और बहुत ही बेहतर अनुभव रहा है इंटरव्यू के दौरान। तो निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू एक अच्छी संस्थान है जहाँ पे आप जुड़कर भी तैयारी की रूपरेखा दे सकते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे की बात। आज जो है कि चर्चा में एक मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और वह मुद्दा आप सभी लोगों को जानना चाहिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। देखिए,
आज का जो मुद्दा है वो है जातिगत, जो कल आप लोगों ने देखा जातिगत जो जनगणना था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट की रोक लग गई। अब रोक लगने के बाद अगर आपको इंटरव्यू चला अभी हाल के दिनों में जो होने वाला है, तो इसमें आपको ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। किस ढंग से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे हम अभी बात करेंगे, और सारे पहलू पे क्या क्या इसमें आपको कैसे व्यवस्थित उत्तर देने हैं। आपको एक चीज याद रखना होगा कि जैसा प्रश्न आपको पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। बहुत लोग होता है कि क्वेश्चन के एंगल को ही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछा गया, आंसर अपने अंदाज में दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि बेहतर इंटरव्यू गया है, लेकिन फिर भी उनके अंक कम आते हैं। इसे बोर्ड जिस मोड में आपको क्वेश्चन करती है उसी मोड में आपको जवाब देना है। अगर पूछा जाए जातिगत जनगणना सही है या गलत है, तो आप सही या गलत में ही अपनी राय दें। ठीक है, सही है तो उसके पीछे क्या तर्क है, और गलत है तो उसके पीछे क्या तर्क है। ठीक है, चूंकि यह मामला हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हालांकि जातिगत जनगणना को पूरी तरह से हाईकोर्ट ने अभी खारिज नहीं किया है। देखिए, इस सुनवाई में जो जज साहब का जो कहना था कि जातिगत जो जनगणना है वह इस कारण गलत है क्योंकि यह एक प्रकार की जनगणना ही है, यह कोई सर्वेक्षण है, इसको मानने से हाईकोर्ट ने इनकार किया। हाईकोर्ट का कहना है कि यह एक प्रकार की जनगणना है और जनगणना कराने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास है और यह केंद्र सूची का विषय है। इसीलिए राज्य विधायिका को यह अधिकार नहीं है कि वह जातिगत जनगणना करा सकती है, और इसी आधार पर आपको रोक लगा है। देखिए, जातिगत जनगणना जब रोकी गई है तो इसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसका 2 फेज में हो रहा था बिहार में। पहला जो फेज था, पहला चरण जातिगत जनगणना वो था आपका 7 जनवरी से 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2023। और दूसरा जो चरण था, इसी का दूसरा चरण जो हो रहा था वो क्या था, आपको 15 अप्रैल से 15 मई। ठीक है, ये तो तथ्यात्मक जानकारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जातिगत जनगणना के पीछे सरकार का क्या दृष्टिकोण था, सरकार ने क्या तर्क दिए, वही आपको आधार जवाब में देने हैं कि यह एक प्रकार का सर्वेक्षण था। ठीक है, आप ये सरकार के सपोर्ट में भी जा सकते हैं क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है। हालांकि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाता है, क्या जातिगत जनगणना जो है कि होना चाहिए, क्या जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड करती है तो कहिएगा आपका जवाब जो होना चाहिए वो आपको होना चाहिए कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट जैसा निर्णय करेगी वैसा होगा। ठीक है, आपको सीधे बोलना है सर यह मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। बोर्ड आगे क्वेश्चन कर सकती है कि जातिगत जनगणना उचित है या नहीं, ये आप हमें बताइए। देखिए, आपसे जब व्यक्तिगत मत बोर्ड जब पूछ रहा है, दोबारा पूछ रहा है, तो आपको कोई न कोई मंतव्य देना ही होगा। तो ऐसे में आप कौन सा मंतव्य देंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना जो है इसके क्या सकारात्मक आयाम है और राज्य सरकार ने इस संदर्भ में क्या कहा। ठीक है, तो इस संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा है आपको कि जातिगत जनगणना जो है वो कोई जनगणना नहीं है, एक प्रकार की गणना है जिसके आधार पर यह सर्वेक्षण किया जाएगा कि विभिन्न समुदायों की अभी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, और उसके आधार पर
उन जन समुदायों के बीच एक लक्षित योजना को चलाना या फिर कोई कार्यक्रम को चलाना आसान हो जाएगा और उन तक पहुंच बनाने में यह जो जनगणना है, गणना है, वह क्या होगी, लाभकारी। तो इस ढंग से आप उत्तर दे सकते हैं। क्या ये रुपया का अपव्यय तो नहीं है? 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात है इसमें। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट में भी उठा है कि राज्य सरकार ने इतना बड़ी राशि जनगणना में खर्च कर रही है, जबकि बिहार एक जो है कि पिछड़ा हुआ है। तो ये तर्क कोर्ट में दिए गए हैं। तो इस संदर्भ में अगर बोर्ड आपसे पूछती है तो आप ये जवाब देंगे कि सर जो खर्च हो रहे हैं पैसे, वो जो है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा जो पैसे आवंटित किए गए हैं वो भी कर्मचारियों पे खर्च होंगे, अन्य चीज़ों पे खर्च होंगे। तो इसको अपव्यय बहुत ज़्यादा नहीं माना जा सकता है और कहीं ना कहीं जब आंकड़े आएंगे तो वो डेवलपमेंट के लिए उपयोगी हो सकता है, उन समुदायों के लिए उपयोगी हो सकता है जो अभी विकास की मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं। तो इस ढंग से आपको बचाव करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर आप जब जवाब दे रहे होते हैं तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है कि आप कैसे अपने तर्क को रखें, कैसे अपना आप बचाव करें, कैसे अपना आप पक्ष रखें। तो इसीलिए हर एक चीज़ों पे हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं कि अच्छे ढंग से कैसे हर एक मुद्दे को समझाया जाए और आप वहाँ व्यवस्थित उत्तर दें। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की एक घटना है और उसमें कहा जाता है कि एक सांसद भी रहे हैं अतीक अहमद, उनकी हत्या की। अब क्वेश्चन बहुत ढंग से उभर सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना आपको बन सकती है। तो अतीक अहमद की जो हत्या की गई है वह वहाँ पर लगभग 20-25 पुलिस भी मौजूद हैं। उनको जो है कहीं ना कहीं चिकित्सीय जो रिपोर्ट था उसके लिए उनको ले जाया गया था कि उनकी स्थिति क्या है, मेडिकल चेकअप उनका कराया जा रहा था और इसी दौरान उनकी हत्या कर दिया गया है। और उसमें 3 लोग मुख्य रूप से शामिल थे और कहीं कहीं कहा गया है कि 4 लोग थे। तो जो है उनका नाम भी आपको जानना चाहिए। लेकिन इस हत्या को आप किस रूप में देखते हैं, बोर्ड ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत में चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, उसके लिए एक जुडिशरी प्रोसेस है किसी व्यक्ति को दोषी मानने का और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को सजा मिलना उपयुक्त माना जा सकता है। तो हम किसी रूप में इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम एक प्रशासनिक अधिकारी भविष्य में बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कभी ऐसा जवाब नहीं देंगे बोर्ड के सामने जिससे कि यह लगे कि आप में कहीं ना कहीं प्रशासनिक गुण की कमी है। तो आपको यही जवाब देना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है। देखिए, पहला नंबर बात है कि ये गलत तो है, ठीक है, इसका तो आप कहेंगे कि ये गलत है। अब बोर्ड क्वेश्चन अगला करेगा कि गलत क्यों आप मान रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सैकड़ों अपराध में शामिल था, बहुत सारे लोगों की जान को लिया, अगर उसको कोई व्यक्ति ने हत्या कर लिया तो यह तो एक ढंग से कहा जाए तो ये उचित ही है, इसको अपराध आप क्यों मानते? देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि आप न्यायिक सिस्टम को जो है कि धराशायी अगर करेंगे तो संविधान और अन्य मानक जो हैं, जो देश के स्तंभ हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज की एक प्रक्रिया है। तो इसको आप गलत मानेंगे और वो तीनों व्यक्ति गलत हैं या नहीं हैं, निश्चित रूप से वो गलत हैं और यह मामला जो है क्या है, न्यायालय में विचाराधीन है। उनके साथ क्या किया जाएगा, कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, या जांच का विषय है। तो बिल्कुल कहीं भी फंसने वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक अधिकारी को सुलझा हुआ होना चाहिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा, बहुत सारी घटनाएं घटेगी आपके इलाके में, तो आप कैसे जवाब देंगे, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसके लिए हर एक मुद्दे जो कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे हैं
वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते जाते रहे हैं। अब देखिए, एक मुद्दा जो चर्चा में बना हुआ है, नीतीश कुमार जी अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद इनकार किया है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं, उनका वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। लेकिन बोर्ड आपसे प्रश्न कर सकता है कि क्या आप नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड करे तो आपको व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। पहला बार में आप व्यक्तिगत ओपिनियन देने से बचें। आप वहाँ पे बोलेंगे कि सर यह तय करना जनता का काम है और भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक मत करते हैं और उसके आधार पर सांसद चुने जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो ये एक प्रक्रिया की बात आप करेंगे। लेकिन फिर आपसे अगर बोर्ड पूछे कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा है कि नीतीश कुमार पीएम बने, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को, देखिए, इच्छा अगर पूछा जाए किसी व्यक्ति के संदर्भ में तो वहाँ पर आपको अपोज नहीं करना है। आप बोलना है कि ठीक है, नीतीश कुमार जी भी अच्छे व्यक्ति हैं और सुशासन, महिला के लिए जो है कि विशेष सुविधा और फिर अन्य विकासात्मक बहुत सारी गतिविधियां हैं, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सभी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को एक सशक्त राजनेता के रूप में दिखाता है। तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जा सकता है, प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बोर्ड करे पहला बार में, तो आपको जवाब देना है कि उसके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मतदान के थ्रू कि जनता चुनती है कि कौन पीएम होगा, कौन नहीं होगा, ये विभिन्न दल के द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड ये भी प्रश्न कर सकती है कि क्या आप मोदी जी को अगले पीएम के रूप में देखना चाहेंगे। तो आपको फिर से वही जवाब देना है कि यह तय करना जनता का काम है और अगला बार अगर बोर्ड क्वेश्चन करे तो फिर मोदी जी के साथ भी वही काम करेंगे। हम लोग तटस्थ हैं। एक प्रशासक कौन क्या होता है? तटस्थ होता है। कोई पीएम बने, अगर चुना तो जाएगा कोई व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया के द्वारा है, तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन प्रथम बार में किसी का आपको सपोर्ट भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और यही पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग हर एक चीज़ों को समय समय पर समझने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच रखनी थी कि रिजल्ट को लेकर जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो जो सूचना है हम लोगों को कि 10 से 15 मई के बीच आपको कोई ना कोई रिजल्ट आने जा रहा है, चाहे वो AA का हो, ऑडिटर का हो। तो फिर आप लोग की इंतजार की भी घड़ियां समाप्त होगी और जो लोग का मेंस बेहतर गया है वो लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि समय कम रहता है। और अभी से लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, हम तो पहले भी कहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, अभी से वीडियो देखिए, अब उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू हम लोग लेंगे। तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की श्रृंखला से, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं कि समय समय पे एक सप्ताह में एक क्लास कम से कम हो जाए, जिससे हर एक चीज़ों को आप समझ सकें। और जो परंपरागत जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कैसे जिला तैयार करना है, राज्य कैसे तैयार करना है, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, और फिर जो है कि आपको जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को सुलझे हुए अंदाज में आपको बताया गया है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू की टीम से। और इसके लिए आप फोन कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या 8709537366 कॉल करके सभी लोग कोशिश करें कि जुड़ जाएं जिनका मेंस बेहतर गया है, क्योंकि इंटरव्यू का जो अंक होता है वो निर्णायक होता है आपके चयन में। तो ठीक है, आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और बिहार के भावी प्रशासक बनने की जो आप लक्ष्य लेकर चले हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर बिहार की भविष्य की
को उज्जवल करें, यही हमारी कामना है और भविष्य में आप प्रशासक बनें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।